आज हम नेतृत्व की शैलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नेतृत्व के प्रकार या नेतृत्व की शैलियाँ क्या हैं। जिस प्रकार सामान्यतः दो बिल्कुल समान प्रकार के व्यक्ति भी एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह दो समान प्रकार के नायक या नेता भी एक जैसे नहीं हो सकते। विभिन्न नायक एवं उनके कार्य करने की शैली या प्रणाली प्रायः भिन्न भिन्न ही होती है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से नेतृत्व प्रणालियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। मुख्यतः 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ या प्रणालियाँ देखी गई हैं। आप इस चित्र में देख नेतृत्व डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और तीसरा है स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व फ्री रेन या लेसेस फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। पहला है निरंकुश सत्तावादी तानाशाही या निदेशात्मक नेतृत्व। इस प्रणाली के अंतर्गत नायक सर्वे सर्वा हो जाता है और अधीनस्थों को वही सब कुछ करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत समस्त अधिकार नायक के पास केंद्रित होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्यों तथा नीतियों को निर्धारित करता है तथा अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश निर्देश देता है। अधीनस्थ निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। उन्हें किसी कार्य का विरोध या उसके बारे में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं या उसे पूरा करने में लापरवाही करते हैं तो नायक उन्हें दंडित भी कर सकता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों को अपने मुंह पर ताला लगाकर रखना पड़ता है। इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत सुझाव, सलाह, परामर्श, शिकायत, समस्या आदि का नाम तक नहीं सुनाई देता। माने इस प्रणाली के अंतर्गत नायक निरंकुश अथवा तानाशाह होता है और अधीनस्थ की किसी भी बात को सुनना एवं समझना अनावश्यक मानता है। निरंकुश नेतृत्व शैली भी 2 प्रकार की हो सकती है। प्रथम, शोषक निरंकुश नेतृत्व, एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंतर्गत या समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने कार्यों को पूरा करवाना ही अपना ध्येय मानता है, लक्ष्य मानता है। ऐसे नेतृत्व को प्रायः नकारात्मक नेतृत्व भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा नायक कर्मचारियों को भय एवं दंड से कार्य करवाता है। दूसरे प्रकार की तानाशाह नेतृत्व शैली में नायक निरंकुश तो होता है, किंतु वह परोपकारी भी होता है। वह दूसरों का बुरा करके अपना कार्य करवाने में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह पुरस्कार एवं प्रेरणा प्रदान करके अपना कार्य करवाता है। तो इस तरह से निरंकुश और तानाशाह भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। दूसरी नेतृत्व की शैली है प्रजातांत्रिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व के ठीक विपरीत प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। यह अधिकारों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास रखता है। नेतृत्व की इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझावों, शिकायतों, समस्याओं का स्वागत किया जाता है। यह प्रणाली निर्णयों में आपसी परामर्श तथा सहभागिता को महत्व देती है। इसके अंतर्गत नेता अधीनस्थों से अभिप्रेरणाओं, पुरस्कारों, कुशल निर्देशन, परामर्श, सहभागिता आदि के माध्यम से कार्य करवाने पर बल देता है। इसकी कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं, मूल बातें, कि इस प्रणाली में नायक अधीनस्थ कार्य करना चाहते हैं इस मान्यता पर विश्वास करता है, तो वह उन्हें उपयुक्त अवसर देने में रुचि लेता है। दूसरा, नेतृत्व प्रणाली अधिकारों का विकेंद्रीकरण करती है। तीसरी विशेषता है कि इसमें सभी निर्णय संबंधित व्यक्तियों को लेने का अधिकार होता है।
और इस प्रणाली में अधीनस्थों के सुझावों तथा उनकी शिकायतों समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। यह प्रणाली नायक द्वारा अधीनस्थों से परामर्श करने तथा उन्हें प्रबंध में सहभागिता देने में विश्वास करती है और इस प्रणाली में द्विमार्गीय संचार व्यवस्था पाई जाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर अधीनस्थों की ओर, नीचे अधीनस्थों से ऊपर अधिकारियों की ओर 2 वे कम्युनिकेशन की व्यवस्था इसमें होती है। इस तरह से प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक नेतृत्व एक या उदारवादी नेतृत्व। उदारवादी नेतृत्व वह है जो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों के कार्यों में प्रायः हस्तक्षेप नहीं करता है या न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। नायक या नेता अधीनस्थों को स्वतंत्रतापूर्वक या निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर देता है। इस नेतृत्व प्रणाली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप अपने उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं। अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी कार्यों की योजनाएं स्वयं ही बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित भी स्वयं ही करते हैं। अपने से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार भी स्वयं अधीनस्थों को ही होता है। इस प्रकार स्वतंत्रतावादी या उदारवादी नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत अधिकारों का पूर्ण विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लीडर्स अपनी शक्तियों का उपयोग प्रायः स्वयं नहीं करता बल्कि अधीनस्थों को उनका प्रत्यायोजन करता है, डेलीगेशन करता है। वह केवल संकटकालीन परिस्थितियों में ही अधीनस्थों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत नायक कार्य प्रगति की जानकारी करता है और सभी के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, यानी कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। तो ये जो लेसर फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, यह कर्मचारी को का पूर्ण विकेंद्रीकरण इसमें होता है और नायक केवल न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाकर समन्वय के कार्य में ही, इसमें भी द्विमार्गीय संचार प्रणाली कार्य करती है और नायक से केवल परामर्श लेने का कार्य ही कर्मचारी और अधीनस्थ करते हैं। तो तीनों ही शैलियों का तुलनात्मक विशेषताओं का अध्ययन आप इस तरह से आपको स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है। आप इनमें इनका तुलनात्मक अध्ययन भी देख सकते हैं। तीनों ही प्रणाली जो है वो समय समय पर देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपनाई जा सकती हैं। तो ये थी नेतृत्व की 3 मुख्य शैलियाँ।